सीएम पुष्कर सिंह धामी का जम्मू कश्मीर में धुआंधार प्रचार। बनी में आयोजित एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील की। बनी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग यहां पर प्रशस्त करने का काम हुआ है। धारा 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास की लहर आई है, उसका सीधा सीधा असर, सीधा सीधा फायदा यहां के लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। ये रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए आप बीजेपी को एक बार फिर से यहां पर मौका दीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता एक बार फिर एक नया इतिहास रचने जा रही है। इस बार के चुनाव में यहां के मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए जम्मू कश्मीर में कमल खिलाने जा रहे हैं। जितना कहा जाए उतना कम है और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है, उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। और इस बार मैं अभी पिछले दिनों भी यहां प्रचार के संबंध में आया था, तब मैंने जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा है, जोश देखा है, और आज भी मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं, मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप सबको बहुत विस्तार से एक एक बात समझा रहे थे। उससे पहले जीवन लाल जी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि यहां से कमल खिलने वाला है और जीवन लाल जी भारी बहुमत से यहां से जीतने वाले हैं, आप सब जिताने वाले हैं। एक नया इतिहास जम्मू और कश्मीर की जनता रचने जा रही है। इस बार के चुनाव में यहां के मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं, कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आज हमारे आप सबके प्रिय प्रत्याशी जीवन लाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो हमेशा आपके बीच में रहकर आपके जैसा अपनों के बीच से अगर कोई नेता निकलता है, कोई प्रतिनिधि निकलता है, तो वो हमारा ही जैसा होना चाहिए। ऐसी प्रतिमूर्ति हमारे जीवन लाल जी आप सबके बीच में है। इन्हीं के लिए मैं आज आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो विकास के लिए समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आगामी 1 अक्टूबर को बनी विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर कमल के फूल में भारी संख्या में वोट देकर आप सबको कमल खिलाना है। वहीं मानसून की रफ्तार कम होते ही केदार घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ान फिर से शुरू हो गई है। हेलीकॉप्टर से यात्रा को लेकर यात्रियों में एक बार फिर से उत्साह नजर आने लगा है। सभी हेली कंपनियों ने एडवांस में ही ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ ऑफलाइन बुकिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी, जो बीच में रोक दी गई थी क्योंकि मौसम खराब चल रहा था। इस वजह से 4 दिनों के लिए इस हेली सेवा को रोक दिया गया था। हेलीकॉप्टर से यात्रा को लेकर यात्रियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। इस साल 10 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू हुई थी। मौसम में सुधार होते ही केदार घाटी के आसमान में एक बार फिर से हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए नजर आने लगे हैं। बीते 2 दिनों में हेलीकॉप्टर से 2412 ऐसे यात्री जो कि केदारनाथ पहुंचे, इस हेली सेवा का उन्होंने इस्तेमाल किया। इस दौरान 9 हेलीकॉप्टर की कुल 439 शटल हुई। केदारनाथ यात्रा के शुरू होने के बाद से अभी तक हेलीकॉप्टर से 72,286 यात्री धाम पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने बाबा केदार के दर्शन पूजन किए। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के नोडल अधिकारी और जिला पर्यटन और साहसिक खेल अधिकारी राहुल चौबे के मुताबिक मौसम में सुधार होने के साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा में भी तेजी आ गई है। प्रतिदिन ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग के तहत सैकड़ों यात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। उत्तराखंड में आज भी बारिश राहत नहीं देने वाली। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सभी जिलों में तेज बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी। इस दौरान तेज बारिश लगातार होती रहेगी। जरा देखिए इस रिपोर्ट में।
उत्तराखंड में आज भी मौसम बेईमान, जाते जाते भी खूब बरस रहा मॉनसून। कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में मानसून के जाने का वक्त नजदीक आ चुका है, लेकिन बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बारिश ने देवभूमि में कहर मचा रखा है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो वहीं लगातार बारिश के चलते देहरादून के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। भूस्खलन से पर्वतीय जिलों में करीब 247 सड़कें बंद है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी करते हुए प्रदेश के कुछ जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1 से 2 दिनों तक उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने के लिए मिल सकती है, तो वहीं कुछ जनपदों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की आशंका है। कहां कहां बारिश का अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जनपद में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। यहां के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की ओर से संवेदनशील इलाकों में हल्के से मध्यम लैंडस्लाइड और चट्टान गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। इससे सड़क मार्ग बाधित हो सकते हैं। कहीं कहीं संपत्तियों को नुकसान की आशंका भी जताई गई है। निचले इलाके में जल भराव की स्थिति भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि बारिश के कारण बागबानी, कृषि को नुकसान हो सकता है। राज्य के कुछ संस्थानों पर बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए लोग सतर्क रहें। गौरतलब है कि उत्तराखंड में मानसून अब अपने अंतिम चरण में जा पहुंचा है, लेकिन जाते जाते भी मानसून जोरदार बारिश कर रहा है। मौसम खुलते ही केदार यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। पटरी पर लौटी सभी हेली सेवाएं। मौसम खुलने के बाद केदारनाथ यात्रा ने तेज गति पकड़ ली है। इसके अलावा केदारनाथ धाम के लिए सभी 9 हेली सेवाओं ने केदार घाटी पहुंचने के बाद धाम के लिए उड़ान भरनी शुरू कर दी है। धाम पहुंचने पर यात्रियों की भारी भीड़ बढ़ने के बाद अब भक्तों को लाइनों में लगकर बाबा केदार के दर्शन कराए जा रहे हैं। भक्तों को बाबा केदार के गर्भगृह के भी दर्शन कराए जा रहे हैं। धाम में यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था भी की गई है। देहरादून में बारिश बढ़ने के साथ साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि दून में अब तक डेंगू के 9 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं प्रशासन भी डेंगू की रोकथाम के लिए पर्याप्त उपाय करने में लगा हुआ है।
बतौर एचएम निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा कि प्रशासन इस बार डेंगू को रोकने के लिए शुरू से ही प्रयासरत है। हमने इसकी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। हमारे वॉलंटियर्स, हमारी आशा ग्राम पंचायत की टीमें और नगर निगम की टीमें भी जगह जगह जा रही है, घर घर पहुंच रही है। डेंगू के लार्वा को खत्म करने का काम किया जा रहा है ताकि उसे पनपने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, उसे रोक लिया जाए। आगे उन्होंने कहा लगभग 2100 बेड विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए रिजर्व रखे गए। साथ ही साथ प्लेटलेट्स की समुचित व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तैयारियां शुरू कर दी गई थी और हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम ग्राम पंचायतों की टीम सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही है। और इसीलिए इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपैरिजन में हम लोग काफी कम अभी डेंगू के केसेस आए हैं। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है। लगभग 2100 बेड्स इसके लिए तैयार रखे गए हैं विभिन्न अस्पतालों में। हमारे प्लेटलेट्स की पूरी तैयारी है और जो हमारे जांचें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू के एलाइजा टेस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। वहीं स्पेशल मॉनिटर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बालकृष्ण गोयल ने राजकीय संप्रेक्षण गृह और राजकीय विशेष गृह का निरीक्षण करते हुए इस दौरान निर्देश दिए कि नाबालिग बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोई भेदभाव या मानव अधिकारों का उल्लंघन किसी भी दशा में ना हो, इस बात को संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए ये भी कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सभी प्रकार के अधिकारों की रक्षा हो। बच्चों को किसी प्रकार की हिंसा, शोषण या अमानवीय स्थिति का सामना न करना पड़े, यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने अपने इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और रिपोर्ट्स, फर्स्ट एड, भोजन की गुणवत्ता, शिक्षा आदि के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी TR मलेठा, सुपरिटेंडेंट अजय दीक्षित आदि वहां पर उपस्थित थे। देहरादून 3 जिलों को मैं इस समय अवलोकन करने के लिए आया हूँ। आज पहले दिन हरिद्वार में मेरा बाल संप्रेषण गृह और बाल विशेष गृह में आना हुआ। बच्चों से बात हुई। तकरीबन जो भी यहाँ की सुविधाएं हैं वो दुरुस्त पाई गई। और कल इसी क्रम में मैं आंगनवाड़ी और स्कूलों का निरीक्षण करूँगा और स्वास्थ्य सेवाओं का हरिद्वार में क्या स्थिति है उसको देखने की कोशिश करूंगा। मेरा 6 दिन का दौरा 22 तारीख को देहरादून में समाप्त होगा। वहीं रुड़की में विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर में साबिर पाक का 756वां उर्स चल रहा है, जिसमें देश विदेश के कई ज़ायरीन जियारत करने के लिए आते हैं। इस साल की तरह वहां पर इन लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हर साल की तरह इस बार भी 81 पाकिस्तानी ज़ायरीनों का जत्था यहां पर पिरान कलियर पहुंचा हुआ है। बता दें आपको, पिछले साल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पाकिस्तानी ज़ायरीनों को गंगाजल, श्रीमद् भगवद गीता और रुद्राक्ष की मालाएं भेंट में दी थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा पिछले साल पाकिस्तानी ज़ायरीनों ने उनसे वादा किया था कि वो अपने मुल्क में जाकर गंगाजल, श्रीमद् भगवद गीता और रुद्राक्ष को वहाँ के मंदिरों में देंगे, उसका वीडियो भी उनके साथ साझा करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसीलिए उन्होंने इस साल इस चीज़ को रिपीट नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कलियर के शहजादों की तरफ से एक बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ज़ायरीनों को गंगाजल, श्रीमद् भगवद गीता और रुद्राक्ष नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें कुरान और खजूर देने चाहिए। उन्होंने कहा यदि पाकिस्तानी सिर्फ अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के लिए अब हमारे पास भी इज्जत नहीं बची है। इसलिए इस बार पिछली बार की तरह कोई भी व्यवस्था करने का फैसला हमने लिया है कि ऐसा इस बार कुछ नहीं किया जाएगा जो पिछली दफ़ा किया गया था। कलियर के सज्जादों ने प्रेस करके ये कहा है कि उनको श्रीमद् भगवत गीता और गंगा जली, रुद्राक्ष नहीं देना चाहिए, उनको कुरान और खजूरें दो। इससे साफ लगता है कि ये दिक्कत है। अब ये पाकिस्तान की भाषा है, पाकिस्तानी प्रेम है या पाकिस्तानियों की भाषा है, ये समय बताएगा। लेकिन हमने तो इसलिए दिया था कि आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं, आपकी अकीदत का सम्मान हम करते हैं, क्योंकि हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। हमारी अकीदत का सम्मान भी आप करें। हमारे लोग जो पाकिस्तान में हिंदू समाज के लोग रहते हैं, आप उनके साथ जो धर्म के आधार पर ज्यादती करते हैं, उनका शोषण करते हैं। हमें लगा कि हम देवभूमि उत्तराखंड हैं, 150 करोड़ सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक राजधानी है, हम कहीं ना कहीं धर्म नगरी हरिद्वार हैं, तो यहाँ से एक अच्छा संदेश जाए।
और यहाँ से हमने कहा कि जब आपको हमने श्रीमद् भगवत गीता, गंगा जली और रुद्राक्ष गिफ्ट में दिया, तो हमने कहा आप वहाँ जाके हमारे हिंदू भाइयों को ये तोहफे के रूप में दीजिएगा, वहाँ के मंदिरों में दीजिएगा, वहाँ के पुरोहितों को दीजिएगा, जिससे एक आपसी संवाद बने और उन लोगों को भी लगे कि हम अकेले नहीं हैं, हिंदुस्तान से भी हमारे लिए प्यार और मोहब्बत। वहीं भू धसाव आपदा के 18 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब आपदा पीड़ितों के सब्र का बांध टूट ही गया। मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के बैनर तले ज्योतिर्मठ के आपदा प्रभावितों ने मुख्य बाजार से तहसील परिसर तक रैली निकाली, अपना कुछ इस अंदाज में विरोध दर्ज करवाया। आपदा प्रभावितों का कहना है कि 18 महीने बीत जाने के बाद भी जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्य नहीं किए गए। जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई न होने पर 27 सितंबर को चक्का जाम की इन लोगों की तरफ से चेतावनी दी गई। संगठन के मुख्य संरक्षक ऋषि प्रसाद सती के मुताबिक जनवरी 2023 में नगर में भू धसाव हुआ था। आपदा के 18 महीने बीत चुके हैं, फिर भी नगर के सुरक्षात्मक कार्य जो होने चाहिए थे वो अब तक शुरू नहीं हुए। संगठन की तरफ से 15 मांगों का ज्ञापन भी जिलाधिकारी को भेज दिया गया, जिसमें नगर के ट्रीटमेंट, प्रभावितों के विस्थापन सहित अन्य मांगों को शामिल किया गया है। कहा गया है कि यदि इन मांगों पर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो 27 सितंबर से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके तहत 27 सितंबर को बाजार बंद रहेगा और नगर में चक्का जाम करने के साथ ही क्रमिक अनशन भी शुरू कर दिया जाएगा। जैसा कि आज विगत 2 साल होने को है जोशीमठ के जो भूस्खलन आपदा आई थी, लेकिन बार बार हम शासन प्रशासन दिल्ली तक भी हम लोग गए, मुख्यमंत्री को बार बार मिले, अधिकारियों से मिले, लेकिन जोशीमठ का जो ट्रीटमेंट होना था उसकी अभी कोई रूपरेखा नहीं बनी। कैसे जोशीमठ बसाया जाएगा, जैसा कि 14 जोनों में जोशीमठ को बांट दिया गया, कई बातें हुई। सीएम साहब भी बार बार यही कह रहे हैं कि जोशीमठ को बचाया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से सब्र का बाड़ अब जनता के बीच में टूट चुका है, मूल निवासी स्वाभिमान संगठन ने पुनः ये बागडोर अपने हाथ पे लिए और सारे जोशीमठ के लोगों का कभी कोई किसी की बात नहीं, जो जोशीमठ के हित की बात है उसको लेकर इस आंदोलन का कर रहे हैं। और आज सांकेतिक रूप में हम एक ज्ञापन दे रहे हैं और 27 तारीख को पूरे जोशीमठ के लोग इकट्ठा होकर के उस दिन चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। इसलिए शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस बारे में तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करने की आवश्यकता है और जनता को जिस प्रकार से सब्र का बाड़ अब टूट चुका। पुलिस ने हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में श्री बालाजी ज्वेलर्स में हुई घटना का खुलासा करते हुए जहां एक बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया है, तो वहीं 2 बदमाशों को गिरफ्तार करके उनके पास से 50 लाख रुपए की कीमत की ज्वेलरी भी बरामद कर ली है। बता दें, हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में बालाजी ज्वेलर्स में बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस बेहद गंभीर और जघन्य घटना को अंजाम दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा घटना के शीघ्र खुलासे के निर्देश दिए गए थे। पुलिस की टीम लगातार लगी हुई थी। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ज्वालापुर डकैती की घटना पर बहुत गंभीर और सख्त रवैया अपनाए हुए थे और इसी के बाद इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। मैं ये जरूर कहूंगा कि सभी ज्वेलरी स्टोर्स को भी और जितने भी इस तरीके के प्रतिष्ठान हैं जिन पे कि इस प्रकार के लुटेरों की नजर रहती है, बैंक्स हो गए है ना, या इस प्रकार की और जो फाइनेंशियल संस्थाएं जहाँ पे भारी मात्रा में कैश या ज्वेलरी का रखरखाव होता है या आदान प्रदान होता है, उनको भी अपने यहाँ एक तो सभी जगह सीसीटीवी लगभग अब सब जगह लग गए हैं, लेकिन साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ का नियमित रूप से वेरिफिकेशन कराएं। साथ ही साथ कुछ अलार्म सिस्टम, बाहर गार्ड का सिस्टम भी मतलब फुल प्रूफ होना चाहिए। ये नहीं कि भाई जैसे कई जगह मैं देखता हूँ एक ही गार्ड रहता है, अगर गार्ड उस दिन छुट्टी पे है या बीमार है तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तो ये सब भी छोटी छोटी कमियां हैं जो आप सबके साथ मिलकर हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने कहा, ये मत समझिए कि ये केस अब हमने खुलासा कर लिया, तो अभी तो ये शुरुआत है खुलासे की और इस केस में मेरा मानना यह अभी बहुत महत्वपूर्ण काम बाकी है जिसको हम जल्दी पूरा करें। उधर विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर हरिद्वार पुलिस लाइन में भगवान विश्वकर्मा की विधिवत तरीके से पूजा की गई, अर्चना की गई। इस दौरान शस्त्रों की मंत्रोच्चारण के साथ पूजा हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने भी इस पूजा में हिस्सा लिया। एसएसपी ने इस मौके पर कहा कि पुलिसकर्मी हर साल विश्वकर्मा दिवस के मौके पर अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा सभी पुलिसकर्मी अपने हथियारों की सुरक्षा करना और उनका सही उपयोग करना अच्छी तरह से जानते हैं। ये पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूजा पाठ को विधिवत तरीके से पूर्ण किया जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया।
वहीं रुड़की के एक रेस्टोरेंट में डोसा और सांभर का ऑर्डर देने पर मरी हुई छिपकली मिलने की घटना सामने आई है। जी हां, खाने से निकली मरी हुई छिपकली। ग्राहक ने जिसके बाद डोसे का स्वाद चखने से पहले ही उसकी सतह पर मरी हुई छिपकली को देख लिया और वो बच गया। उसने तुरंत इसकी वीडियो बना ली। इसके बाद वहां रेस्टोरेंट में हंगामा हो गया। ये पूरा मामला खाद्य सुरक्षा विभाग तक पहुंचा। विभाग की टीम ने तुरंत रेस्टोरेंट में जाकर सांभर, मसाला डोसा और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल्स वहां से इकट्ठे कर लिए। ये देखिए तस्वीर, मरी हुई छिपकली वो तो गनीमत रही, ऊपर सतह पर ही वो तैर रही थी तो ग्राहक को तुरंत दिखाई दे गया। तुरंत उसने इसका वीडियो बनाया और उसके बाद वहां पर हंगामा शुरू हो गया। और ढाबों पर खाना खाने के लिए जाते होंगे, लेकिन जिस तरीके से आजकल जो साउथ फंक्शन है और जो इस तरह से चाइनीज़ फूड से उन पर आजकल लोग ज़्यादा टूट पड़ रहे हैं और खाने के लिए निकलते हैं। वही मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीवी लाइन के नीलम टागिज के पास, जहाँ ताज़ा मामला सामने आया है कि कोई फैमिली यहाँ पर जो सांभर डोसा खाने के लिए आई थी, लेकिन उस सांभर के अंदर एक छिपकली निकलने का ताज़ा मामला सामने आया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये साउथ फंक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फैमिली कल वो सांभर डोसा खा रही थी, तो जो सांभर है उसके अंदर से एक पूरी मरी हुई छिपकली निकली है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को की गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो फूड इंस्पेक्टर है योगेंद्र पांडे, उनको बुलाया गया था और उनके बुलाने के बाद देखा गया है कि वो जो फोटो वीडियोज़ हमारे पास आए हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि जो छिपकली है वो सांभर के अंदर से निकली है और छिपकली जो है पूरी मर चुकी थी। तो हालांकि वो सांभर को कुछ और लोगों ने भी खाया होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को खाने के बाद बीमार भी हो गए हो, लेकिन जिनकी प्लेट में ये छिपकली निकली है उन्होंने इसकी शिकायत की, जिसके बाद यहाँ पर जो अधिकारी है मौके पर पहुँचे थे और उन्होंने मौके पर पहुँचकर यहाँ से सैंपल लिए हैं। हालांकि देखना होगा कि उन सैंपलों की जाँच होती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जो यहाँ के ऑनर है उनका कहना है कि उनका जो मामला था वो सॉर्ट आउट हो गया था जब हमारी फ़ोन पे उनसे बात हुई। लेकिन जिस तरीके से इतना बड़ा मामला ये हुआ है, हो सकता है कि आगे भी इस तरह के मामले हो सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर किचन में जो लोग खाना बनाते हैं वो देखभाल नहीं रखते हैं या फिर क्या कहे, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि जिस तरीके से ये एक छिपकली, क्योंकि जहरीली छिपकली होती है और उसका सांभर में गिरना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला साबित होता है। मैं सुनील पटेल, जनतंत्र टीवी, रुड़की। उत्तराखंड की बात में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।